सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 56 से हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों पढ़ेंगे, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं वो विकल्पीय क्वेश्चंस की, तो आप उनको भी देखिए क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, ज का उच्चारण स्थान बताइए। तो ज का उच्चारण स्थान दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ आ का वर्ग और इसके अलावा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ वर्ग, यानी क वर्ग में का ख ग घ अंगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो च वर्ग है, इचु यशा नाम तालु, छोटी ई बड़ी ई, इसके अलावा च वर्ग। तो यहाँ पर आप देखिए च वर्ग में कौन कौन आता है? च छ ज झ। तो ये इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है क वर्ग का और ख वर्ग का तालु। तो यहाँ पर ज किस में आएगा? च वर्ग में आएगा ना, च छ ज झ। तो यहाँ पर ज भी क्या हो जाएगा? तालु। क्वेश्चन नंबर 57 है, संधि का अर्थ बताइए। दोस्तों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। या सबसे सिंपल सी इसकी परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि विद्याधन आलय, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 58 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, आप सभी प्रशिक्षुओं को पता भी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। दोस्तों, भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, इन्हीं प्रतीकों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा न किया जा सके। तो वर्णों को हम क्या कर सकते हैं? इनसे छोटे वर्णों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। वर्ण अपने आप में सबसे छोटी इकाई है किसी भी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 60 है, माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है तथा माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र के जनक है पाणिनि और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। और कैसे याद करना है इसको, ये मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को बताया है। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लीज वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि आप लोग की तैयारी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? तो कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार हैं और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, अक प्रत्याहार, यहाँ क के नीचे हलंत होगा, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक में सबसे पहले अ ई उ आयुड़, फिर रील रिक, री लिक। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हलंत वर्ड होते हैं बीच वाले, जो बीच में आते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और जो पहला वर्ड होता है उसको लेते हैं, दूसरा तीसरा, फिर यहाँ पे हलंत को हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर रील री को लिया हमने। तो आ ई उ रील री, ये 5 वर्ड आएंगे। हलंत वाला वर्ड बीच में हम छोड़ देंगे और जिससे शुरू है उस वर्ड को लेकर के लिखेंगे। आ से शुरू है तो आ को लेकर चलेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया दोस्तों, जब मैंने आप लोग को माहेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ाया था। याद कैसे करना है ये भी बताया है और कैसे लिखना है, कैसे प्रत्याहार बनाना है ये भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ई उ रील री। तो इस तरीके से देखिए, जब इक प्रत्याहार यहाँ पर पूछा है तो ये आ को छोड़ देंगे, ई यहाँ से ई लेंगे, ई उ, फिर अड़ा को छोड़ देंगे क्योंकि इसके नीचे हलंत है, फिर री को ले लेंगे और फिर री को ले लेंगे, का को फिर छोड़ देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर या अच, व्यंजन या हल। तो स्वर संधि को इसीलिए हम अच संधि भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत सारे प्रत्याहार आ जाते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन को भी व्यंजन के प्रकारों में माना गया है, लेकिन यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ही दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, स्पर्श व्यंजन को बताइए। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों यही आप देख सकते हैं, ये 25 वर्ड आते हैं, का वर्ग का ख ग घ अंगा, चा वर्ग टा ठा डा ठा, चा छा जा झा इया, और टा वर्ग टा ठा डा ढ अणा, ता वर्ग ता था दा धा ना, और पा वर्ग पा फा वा भा मा। ये टोटल 25 वर्ड होते हैं, 25 वर्ड। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट कहूं ये मैं कम है, क्योंकि एग्जाम में इतनी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग के केवल डीएलएड की बात नहीं कर रही हूं मैं, यूपी टेट और सुपर टेट की भी बात कर रही हूं। तो ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतस्थ व्यंजन या रा लावा अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन शा शा शाह, शा शा शाह। जब हम इनको बोलते हैं तो उष्मा निकलती है मुख से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रगड़ उत्पन्न होती है जब हम शा शा शाह को बोलते हैं, इसीलिए ये उष्ण व्यंजन है। और अंतस्थ या रा ला वा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। तो यहाँ पर देखिए छ, त्र और ज्ञा। तो का और शा से मिलकर के छ बना है, त और रा से मिलकर त्र बना है, ज और इया से मिलकर के जा और इया से मिलकर के ज्ञा बना है, और एक श्र भी है। तो ये श और र से मिलकर के बना हुआ है श्र। क्वेश्चन नंबर 71 है, विसर्ग से आपका क्या अर्थ है। तो किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है, जैसे बालका, गजा, स्वह, यानी कि ये 2 बिंदु होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुस्वार किसे कहते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगा होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि अंग या फिर मंदिर, इस तरीके से इसे क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुनासिक किसे कहते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग के पंचम वर्णों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। यानी कि जितने भी वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के, हम कह सकते हैं उनके 5वें वर्ड, अंगा, इया, अड़, न, म। क्वेश्चन नंबर 74 है, अ आ क वर्ग और क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ आ क वर्ग में और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुरसा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता। तो यहाँ पर आप देखिए ऋतुलसा नाम दंता, तो यहाँ पर ता वर्ग, ता था दा धा ना, तो ये सब क्या है, ये है दंत, ता था दा धा केवल, ठीक है। तो ता था दा धा याद रखिएगा, दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके अलावा ये जो सा है इसका भी उच्चारण स्थान दंत ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। मैंने ढेर सारे उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना आपको सिखाया है, बहुत ही अच्छे से उपसर्ग प्रत्यय भी आपको दोस्तों पढ़ाया है। कोई भी चैप्टर आपका छूटा नहीं है संस्कृत विषय में जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है। वर्णमाला से लेकर माहेश्वर सूत्र से लेकर संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, इसके अलावा कारक, विभक्ति, अनुवाद, हर चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। दोस्तों चलिए देखते हैं, धातु, गम धातु से यहाँ पर देखिए अभि उपसर्ग में लगेगा तो अभ्युप गच्छति हो जाएगा, और जब अनु में लगेगा तो अनु गच्छति हो जाएगा। 2017 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। पितृ शब्द रूप या पिता शब्द रूप जो होता है इसका पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखना है। दोस्तों पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, इस तरीके से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 78 है, झलाम जसोदंते किस संधि का सूत्र है, इसकी परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखिए। तो झलाम जसोदंते
जसत्व संधि का सूत्र है। जसत्व संधि की परिभाषा क्या है? यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ और या र ला वा में से कोई भी वर्ण, यहाँ पर वर्ण रहेगा, कोई भी वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं, जैसे कि दिक धन अंबर, दिगंबर, वाक धन ईशा, वागीशा, इस तरीके से वाक धन ईशा क्या हो जाएगा? वागीशा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखिए तो आशम, आस्प, आस्म। क्वेश्चन नंबर 80 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और देखिए 2016 में भी पूछा गया है। तो अभी अभिमान हो जाएगा, अभी उपसर्ग से यहाँ पर आप देखिए अभिज्ञानम, अभिमुखम, इसके अलावा यहाँ पर अभितः, यहाँ पर भा होगा, अभितः बना लीजिए। अभितः मतलब चारों ओर होता है, ठीक है, अभितः। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड मिल गए, अभितः। इस तरीके से यहाँ पर मां नहीं बल्कि त रहेगा। तो अभिमान, अभितः, अभिज्ञानम, अभिमुखम, ये क्या हो गए? 4 वर्ड आपको मिल गए अभी उपसर्ग से। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। मान में लगा तो अभिमान, ज्ञानम में लगा तो अभिज्ञानम, मुखम में लगा तो अभिमुख। क्वेश्चन नंबर 81 है, पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो दोस्तों पश्य धातु, सतिर प्रत्यय। दोस्तों पश्य धातु नहीं होता बल्कि क्या होता है? दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य होता है, दृश्य धातु। दोस्तों यहाँ पर देखिए पश्यन में दृश्य धातु है। इसके अलावा सतिर प्रत्यय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है दृश्य धातु, सतिर प्रत्यय है। बिल्कुल सही दोस्तों, बस यहाँ पर आपको क्या करना है? पश्य की जगह दृश्य धातु सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी बताना है। तो एक एक करके सभी को हम समझेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय। विद्यालय का विद्याधन आलय, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ संधि। इसके बाद वधूत्सव, वधूधन उत्सव, वधूत्सव, इसमें भी दीर्घ संधि है। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, जहां पर भी आते हैं वहां पर क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। फिर रविंद्र, रविधन इंद्र, रविंद्र, इसमें भी दीर्घ संधि है। फिर पितृधन ऋणम, पितृणम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। फिर पावक, तो पावक का पौधन अकह, पावक हो जाएगा, अयादि स्वर संधि है। इसके बाद नायक दिया हुआ है, नय धन अकह, नायक। फिर यद्यपि, यदि धन अपि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यद्यपि। इसके बाद फिर तथैव है, तथा धन इव, तथैव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इस तरीके से हमने देखा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, हरि भी पितृणाम गुरुणा में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो हरि भी में उसको तृतीया विभक्ति बहुवचन होगा, जहां पर भी यह भ पर छोटी की मात्रा होगी और ये विसर्ग का चिन्ह होगा। वो मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको शब्द रूप बताया था, याद करना, तो बताया था जहां पर भी आपको ये भ पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर बिंदु मिलेगा, वहां पर आप समझ जाएगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद पितृणाम, ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। राम या नाम, जहां पर भी आएगा वो क्या होगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ये भी बताया है। और गुरुड़ा, गुरुड़ा में होगा तृतीया विभक्ति एक वचन। तो गुरु शब्द रूप भी मैंने आपको बताया है, याद करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, नदीम, नदीभी, नदीशु में विभक्ति एवं वचन बताइए। नदीम में एक वचन, द्वितीया विभक्ति। तो नदीम में यहाँ पर आप देख रहे हैं द्वितीया विभक्ति एक वचन है। इसके बाद नदी भी, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया हर भी की तरह नदी भी में भी क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन। आप देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर नदीशु, यह सप्तमी विभक्ति है दोस्तों और ये बहुवचन है। तो जहां पर श पर छोटा ओ की मात्रा मिलेगी आप समझ जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। मैक्सिमम शब्द रूपों में यही होता है। छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखोगे तो आसानी से आपके मार्क्स बढ़ते ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न का समास विग्रह बताइए। इतने सारे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, सबका हमको समास विग्रह बताना है।
ठीक है। सबके सबके समास का नाम बताना दोस्तों, विग्रह नहीं बल्कि क्या करना है, सब में कौन सा समास है बस इतना बताना है। तो बहुत इजी है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में मेनली उपसर्ग लगे होते हैं। पितृभक्त पिता का भक्त तत्पुरुष समास है। विद्याहीन विद्या से हीन तत्पुरुष समास है। राज पुरुष तत्पुरुष समास है, इसमें भी गजानन गजानना और महाकवि। दोस्तों यहाँ पर गजानन दिया गया है तो गज पर आरूढ़ अर्थात गणेश, तो भगवान गणेश का अर्थ इसमें गजानन में मिलता है। तो यहाँ पर कर्मधारय की जगह पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय की जगह बहुव्रीहि समास लिख लीजिएगा। और महाकवि महान कवि, यहाँ पर विशेषण और विशेष से आ रहा है इसीलिए कर्मधारय समास होगा। आप याद रखिएगा, जैसे कि गजानन हुआ, इसके अलावा लंबोदर हुआ, लंबोदर भी हम कहते हैं भगवान गणेश को। इसके अलावा त्रिलोकी या त्रिलोचन हम किसको कहते हैं, ये हम भगवान शंकर को कहते हैं, तो इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। दशानन हम किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, इसीलिए इसमें भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इस तरीके से चक्रधर हम भगवान विष्णु को कहते हैं, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से मैंने समास आप लोग को पढ़ाया है। इसके बाद नील कमलम है, नीला है कमल जिसका, तो यहाँ पर देखिए नीला, नीला क्या एक कलर है, विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसा कमल है, नीला कमल है। तो विशेषण और विशेष की बात हो रही है तो कर्मधारय समास। पंचानन, दोस्तों पंचानन में बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही। पांच है आनंद जिसके अर्थात भगवान शिव। इसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ भी भगवान शिव का ही नाम है, तो यहाँ पर भी शिव भगवान के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। दोस्तों यहाँ पर देखिए पीतांबर दिया हुआ है, पीतांबर में बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। दोस्तों पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, लेकिन अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप क्या लगाओगे, कर्मधारय समास, यानी कि पीला अंबर। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि भी है। तो जब ऑप्शंस देगा तो ऑप्शंस में या तो बहुव्रीहि देगा या तो कर्मधारय देगा, दोनों नहीं देगा एक साथ। फिर त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके साथ तीन आंखें किसकी है, भगवान शिव की, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश, इसलिए बहुव्रीहि समास है। पंचवटी, पंचवटी जहां पर भी संख्या सूचक शब्द आते हैं वहां पर द्विगु समास होता है, आपको पता है। नवग्रह, यहाँ पर भी द्विगु समास। चतुर्मुख, यहाँ पर द्विगु समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा, क्योंकि चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, तो बहुव्रीहि समास भी होगा। वहां पर भी अगर एग्जाम में पूछता है या बहुविकल्पी क्वेश्चंस में तो या तो द्विगु देगा या तो बहुव्रीहि देगा, दोनों में से एक ही एग्जाम्पल देगा, दोनों में से एक ही रहेगा उस चारों ऑप्शंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 अब हम देखेंगे, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ ई उ री ली, ये 5 वर्ड आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, री, ए ओ औ, 8 वर्ण। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब हमने ह्रस्व स्वर में री को ले लिया है तो यहाँ पर री नहीं आएगा, ठीक है, दीर्घ स्वर में। तो यहाँ पर अ ई उ ए ओ औ बस यही रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल बताइए, तो प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है ओम। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वर से आप क्या समझते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है किसी अन्य वर्ण की। जबकि व्यंजन वर्ण, अगर व्यंजन वर्ण यहाँ पर व्यंजन वर्ण पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में, तो व्यंजन से क्या आशा है, तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। स में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, रामाय गो ददाती में कौन सा कारक है, तो दोस्तों राम ने गाय का दान किया, तो दान करने में क्या होता है, संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन राम। दोस्तों यहाँ पर तो एक वचन बहुवचन पूछा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कारक पूछा है, तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। दान करने में क्या होता है, संप्रदान कारक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 92 है, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए, तो गुरो, गुरुओ, गुरुषु। क्वेश्चन नंबर 93 है, नायका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का अर्थ बताइए। दोस्तों नायका में संधि विच्छेद होगी नय धन
अकः, नायकः। यहाँ पर नौ धन अकः लिखा है, इसको कट करिए आप लोग। नय धन अकः, नायकः। ना पर ए की मात्रा है और धन अकः है तो नायकः हो गया, ठीक है। और इसमें अयादि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 94 है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम में कत्वा प्रत्यय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। मैंने प्रत्यय सारे पढ़ाए हैं आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ, री, री आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुण किसे कहते हैं। दोस्तों अ, ए, ओ वर्णों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, वृद्धि में कौन से वर्ण आते हैं। तो वृद्धि में आ, ए, औ वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती हैं। दोस्तों जब हम वर्णों को बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वही क्या होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए आप देखोगे हमारे जीभ का प्रयोग हो रहा है, हमारे दांतों का प्रयोग हो रहा है, हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी चीज बोलने के लिए, कोई भी शब्द बोलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उच्चारण करने को ही हम प्रयत्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, अभ्यांतर जो प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, सपृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्न में क से लेकर के मा तक के समस्त वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। कौन कौन से वर्ण है, वर्णों के पंचम वर्ण अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है और मा है, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। क्वेश्चन नंबर 103 है, प वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो प वर्ग का मतलब है प, फ, बा, भा, मा। क्वेश्चन नंबर 104 है, च का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग में च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने अको विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि फॉर्मूले से अगर हम देखें तो अ, आ, इसके अलावा क, ख, ग, घ और ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अभी आपने अंगा का देखा है नासिका, ऊपर अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप देखिए नासिका के सहारे अंगा का उच्चारण स्थान होता है। बाकी सब क्या है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। फिर 106 नंबर क्वेश्चन है, नदी का विभक्ति एवं वचन बताइए। नदी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। तो दोस्तों पितृ शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है पितृ। क्वेश्चन नंबर 108 है, मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताइए। तो मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप होगा मातुः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, असमद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखिए दोस्तों। तो असमद शब्द का षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा अस्माकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों। तो दीर्घ स्वर यहाँ पर 8 बताए गए हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब यहाँ पर आपने 110 के 110 क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इसको शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए इन सभी वीडियोस को देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे बताइए, आपको सभी विषयों की जिस भी विषय की लिंक नहीं मिल रही, जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आपको हम उस विषय की लिंक सेंड कर देंगे। और जो टॉपिक नहीं मिल रहा वो टॉपिक भी आप बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे और आप सभी वीडियोस को देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय